हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। फ्रेंड्स, मैं डेमोक्रेसी की एमसीक्यू करा रही थी। मैंने इससे पहले डेमोक्रेसी टॉपिक पे 2 एमसीक्यू वीडियो डाली है। ये मेरी तीसरी वीडियो है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। तो आज हम 50 क्वेश्चन तक कर चुके थे फ्रेंड। अच्छा, मैं 44 क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूज थी। इसका ऑप्शन सी होगा। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो मैं इसका आंसर नहीं बता, इसका आंसर सी होगा। सुरक्षात्मक लोकतंत्र रॉबर्ट डहल, पीपल्स लोकतंत्र लेनिन, बहुल लोकतंत्र मतलब क्या अरस्तु क्या बोलते थे ना, बहुत लोकतंत्र क्या होता है, भीड़ का शासन है। ये सब बहुत लोगों का शासन होता है। और शास्त्रीय लोकतंत्र जॉन लॉक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम 50 क्वेश्चन तक पिछली क्लास में के लिए 51 क्वेश्चन से हम लोग करते हैं आज। तो फ्रेंड्स देखो, मैं 2 सीरीज ला रही हूँ। एक तो मेरा चलता है टॉपिक वाइज एमसीक्यू, एक मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आती हूँ। तो मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेशन भी मिलेगा और टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी मिलेगा। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू से क्या होता है ना कि अगर एक बार आपको उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू कर दे तो वो टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो फिर आप जो पूरे मतलब उसका प्रैक्टिस सेशन होता है उसको आप आसानी से उस टॉपिक का सॉल्व कर पाते हो। और कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे तो फिर उसको आप फिर थोड़ा पढ़ लेना उसके बारे में, फिर हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस सेशन में लेके आओ और टॉपिक ना बताओ तो फिर मतलब सारे बच्चे तो सिलेबस कवर किए नहीं रहते एक साथ। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं टॉपिक भी के साथ भी एमसीक्यू कराऊँ और साथ में मैं प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊँ। और इससे पहले मैंने काफ़ी सारी टॉपिक्स अपने चैनल पे करा चुकी हूँ पॉलिटिकल थ्योरी का। अगर आप नहीं देखी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे एक बार आप जाओ और मेरे वीडियो को देखो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखो, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है। सबसे पहले उदार लक्षण का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो ऑप्शन है, यह गुण की जगह संख्या पर अधिक बल देता है, यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है, यह शासनकर्ता कुलीन तंत्र द्वारा जनता के शोषण के खतरे को न्यूनतम बनाता है, यह बहुमत की राय पर निर्भर करता है। तो जो वर्तमान ये उदार लोकतंत्र है वह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। ठीक है, एक जो मतलब गरीब भी जो मत दे रहा वह उसका भी वही मत का वैल्यू होगा, जो अमीर दे रहा उसका भी, जो उच्च वर्ग वाले दे रहे हैं मत उसका भी वही वैल्यू होगा जो निम्न वर्ग वाले दे रहे हैं। इसीलिए उदार लोकतंत्र में क्या विशिष्ट लक्षण है? सभी व्यक्तियों के मत समान होते हैं। ये कब आया है? टीजीटी 2004 में आया है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं इसको। वर्तमान उदार लोकतंत्र एक विशिष्ट लक्षण है कि यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। उपयोगितावादी चिंतक बेंथम ने एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत। हाँ, ये लाइन मैंने, अब अगर आप मेरी पिछले क्लास की होगी तो ये लाइन मैंने आपको लिखाई है। अगर आप ये अगर आपकी ये आपकी पहली क्लास है मेरी, आपने पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसको आप नोट डाउन कर लो और मेरी पिछली वीडियो भी आप जरूर देखना। आपको पॉलिटिकल थ्योरी के बहुत सारे टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है? उदार लोकतंत्र की विशेषता को एलन बॉल ने निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में बताया। देखो, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 बताए एलन बॉल ने, क्या बताया है इसमें? क्या पता है? ये हायर यूजीसी नेट मैथ इस कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ये 3 का नाम, 3 उनकी जो बिंदु है वो बता देगा, चौथी अलग दे देगा, तो इनमें से कौन सा नहीं है ऐसा बता देगा। तो ये सब जो है ना जैसे हर थिंकर क्या बोलते हैं, तो वो सब टाइप का डीप क्वेश्चन जो होता है वो हायर में पूछा जाता है। तो अगर आप इस बार जून का यूजीसी नेट देना चाहते हो तो उसके लिए मैं अच्छे से एक हजार हजार क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगी, जिसमें अभी तक जितने भी 2015 से यूजीसी नेट हो चुके हैं और बाकी दूसरे एग्जामों में जैसे एमपी सेट हो गया, राजस्थान से राजस्थान स्टेट का सेट हो गया, तो जहाँ जहाँ का है वहाँ का सब मिक्स करके मैं क्वेश्चन सेट लाऊंगी। हजार क्वेश्चन का श्रृंखला लेके आऊंगी।
देखो तो क्या बताया है, पहला है उनका एक से अधिक राजनीतिक दल तथा उनके मध्य प्रतिस्पर्धा, ठीक है। उचित प्रक्रिया के आधार पर राजनीतिक पदों का समान दावा, खुली राजनीतिक भर्ती, दबाव और स्वैच्छिक समूहों की उपस्थिति, नागरिक स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस एवं मीडिया। तो ये तो फिर भी आपको चलो ये तो याद हो जाएगा, नागरिक स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस की मीडिया। ये क्या, एक से अधिक राजनीतिक दल तथा उसके मध्य प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, एक से अधिक राजनीतिक दल की बात करते हैं वो। उचित प्रक्रिया के आधार पर राजनीतिक पदों का समान दावा, खुली राजनीतिक भर्ती, दबाव एवं स्वैच्छिक समूह की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन, ये टीजीटी 2001 में आया है, क्या वो तो भारत की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो लोकतंत्र, ये तो क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए उपयुक्त है? कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के लिए? तो लोकतंत्र के लिए द्विदलीय पद्धति सबसे उचित है, क्योंकि द्विदलीय में क्या होता है, एक सत्ता में रहेगा एक विपक्ष, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि सत्ताधारी, क्योंकि अगर सत्ताधारी दल के लिए विपक्ष कोई ताकतवर नहीं रहेगा तो वो तानाशाह हो जाएगा, इसलिए लोकतंत्र में विपक्ष भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अगला, अगर आप इसको पढ़ना चाहे, अगर आप हायर वाला दे रहे हो यूजीसी नेट ये सब दे रहे हो तो इसका एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है? यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट हो गया, ये मतलब ये क्वेश्चन ना बहुत ही रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम। तो देखो अब जनमत संग्रह ठीक है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए। लोकमत, हाँ लोकमत होगा ना, लोकमत मतलब लोगों का मत, आरंभन ये भी होता। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये क्यों? देखो इसमें क्या, ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत इजी लग रहा है, क्योंकि ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व थोड़ी होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, ये तो मतदान करते उस पद्धति में अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्यों होगा? तो इसका डी आंसर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे देखो आप मेरे साथ अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या आप पहले भी कहीं भी पढ़ चुके हो, अगर आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे उसके उससे रिलेटेड आस चीज़ें पढ़ोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन ना आपको नहीं आते हुए भी आप उसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि पता है आना बहुत ज़रूरी नहीं होता है, कुछ टेक्निक होती है जिससे हम एलिमिनेट करके क्वेश्चन आंसर को निकाल सकते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करें। और हाँ, एमसीक्यू ही नहीं करें, अगर आपका बेस बिल्कुल कमज़ोर है तो एक बार तो आप पढ़ लें टॉपिक को। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है, ये भी पूछ रहा है। तो देखो अब इसमें तो जनमत दबाव समूह क्यों होगा प्रत्यक्ष प्रजा? दबाव समूह क्या होता है? दबाव समूह वो होता है जो अपने काम को कराने के लिए सत्ताधारी दल पे दबाव डालता है, वो दबाव समूह हुआ है। तो जनमत संग्रह होता, उपक्रम होता है, लेंस जी मेंडर होता है, ठीक है, ये सब दबाव समूह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन है। तो आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र लिख के उसके साधन में ये सब तीनों का नाम लिख दीजिए। मैं अपने पिछले क्लास में बहुत सारी बातें आपको बताई किस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। देखो इसमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप मैं टॉपिक वाइज तो एमसीक्यू करा रही है वाली, तो आप डेमोक्रेसी टॉपिक लिख के जो इससे रिलेटेड अगर आपको पहले से जो आता है वो मत नोट डाउन करो, जो नहीं आता उसको लिख लो। और फिर जब दोबारा आप पढ़ोगे ना 5 से 10 मिनट लगता है रिवीजन करने में। जैसे मैं बहुत ही छोटे ही, मैं ये नहीं बताती सारा कुछ लिख लो, लेकिन हाँ कुछ लिखो जो बाद में आपको जो कंफ्यूजन बार बार करते, जैसे अब ये क्वेश्चन आते भी किसी लोग को कंफ्यूजन करता होगा तो उसको आप लिख लो, ये तो लिख ही लो तीनों चीज। देखो इसका एक्सप्लेन मैं पढ़ती हूँ। देखो दबाव समूह, ये तो क्या है, ये प्रतिनिधित्व या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता होती है। दबाव समूह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इसके अतिरिक्त जनमत संग्रह, देखो इसके अतिरिक्त क्या क्या है, देखो जनमत संग्रह, उपक्रम, प्रत्याह्वान, आरंभन, लोकसभाएं आदि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण है। तो आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण लिख के डैश करके ये सब लिख लो, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कहाँ दिखता है, स्विट्जरलैंड में दिखता है, ये लिख लो, ठीक है। देखो निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का, तो प्रत्यक्ष संघात्मक क्या नहीं है, देखो
तो वापस बुलाना, जनमत संग्रह और जनमत संग्रह। देखो दो जगह जनमत संग्रह कहते, जनमत संग्रह और जनमत संग्रह दो जगह दिए। देखो इसका ये नहीं होगा, ठीक है। ये संघात्मक संरचना क्यों होगा? अब मुझे तो लगता है, जहां तक मैं आपको अभी तक 50 क्वेश्चन डेमोक्रेसी की करा चुकी हूँ, तो उसमें से आपको थोड़ा बहुत तो छांटना आ गया कि ये नहीं होगा। संघात्मक संरचना क्या होता है? जहाँ शक्ति बटी रहती है। देखो फ्रांस जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था है। लोकतंत्र में किसका प्रकार हित स्पंदन है? तो लोकतंत्र में दबाव समूह प्रकार हित संबंधन है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य कहा गया है? ये कहा गया आपको अदृश्य साम्राज्य किसको? दबाव समूह को कहा है। देखो अब ये ना दबाव समूह को अलग 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 चीज लो। देखो ये कौन बोले हैं? ये फाइनल बोले हैं। दबाव समूह गुमनाम साम्राज्य अज्ञात है। दबाव समूह को तृतीय सदन भी कहते हैं, फाइनल। ये दबाव समूह को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बोला। आमंड कोकविज ये हित समूह का प्रयोग करते हैं। दबाव समूह की जगह हित समूह का प्रयोग करते हैं कौन कौन? आमंड, कोकविज, सेकन, होवेल्ड दबाव समूह को हित समूह। एलन बॉल दबाव समूह को प्रभाव गुट कहते हैं। दबाव फाइनल दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा देते हैं, तृतीय सदन भी कहते हैं। सेलिन रिचर्ड लैम्बर्ट दबाव समूह को गैर सरकारी शासन कहते हैं। एलन पॉटर दबाव समूह को संगठित समूह की संज्ञा देते हैं। इनमें से कौन राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है? तो वे गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं। क्या है? वे गुप्त रूप से जनता की सेवा करते। क्या है? इनमें से कौन राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है? तो देखो नहीं है पूछ रहा है। देखो ये सब क्वेश्चन जब भी मैं कराती हूँ तो पूछते ना, जैसे आप नहीं हो, देखो तो 4 ऑप्शन पढ़ती हूँ मैं। वे गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं, वे चुनाव लड़ते हैं, वे राजनीतिक, वो गुप्त रूप से सेवा थोड़ी, वो तो प्रत्यक्ष रूप से करते हैं भाई, है ना। अब ये क्या है? अलग अलग राजनीतिक दल के बारे में जो बोले हैं, इसमें से ये इम्पोर्टेंट है आपको। रॉबर्ट बी ये लॉसल ने अपनी पुस्तक, ये इनका इम्पोर्टेंट है। जोसेफ लम्पोम्बरा का क्या है? प्रोफेसर, ये देखो इनकी बुक का नाम है पॉलिटिक्स विद द विद इन नेशन में राजनीतिक दलों के कार्य, क्रमशः नेताओं की भर्ती और समाजीकरण, राजनीतिक पहचान एवं मतों के संरचनात्मक रूप देना, सरकार बनाना और संगठन सौदेबाजी एवं एकीकरण करना बताया। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन करें। देखो प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है, ठीक है। फिर राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा प्रदान करती है। जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका है। राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है? कौन सा सही है? तो सभी सही है, ठीक है, सभी सही है ना। अगला है, औपचारिक प्रशिक्षण को निम्न वर्गों में से किसमें विभाजित किया गया है? तो उपयुक्त सभी में। प्रवेश एवं पूर्व प्रशिक्षण, अभिनवकरण प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। अगला है, जनमत निर्माण के साधन कौन कौन से हैं? तो देखो प्रेस है, जैसे जनता सरकार ने प्रेस के द्वारा अपनी पार्टी के बारे में बताती है कि क्या क्या किए हैं। राजनीतिक दल भी अपनी एजेंडा बताती है, जगह जगह प्रचार करती है, दूरदर्शन पे भी आता है। तो शेयर बाजार तो बिल्कुल अलग हो गया। तो देखो अभी इसको तो आप छांट के ही कर लोगे ना, कौन सा हो जाए, क ख ग होगा, और ये नहीं होगा जिसमें घ है वो कट गया। अब देखो अगला है, निम्नलिखित में किस देश संवैधानिक राजतंत्र है? राजतंत्र, अब ये भी आपको आई थिंक पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? किस देश में है? अभी मैंने आपको लिखवाया था, स्विट्जरलैंड में। स्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी यहाँ पाई जाती है।
कहाँ पाई जाती है? स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। देखो उसी से रिलेटेड कितना 2014 2011। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से सारा संबंधित है, अभी हमने लिखा था ना ऊपर। ठीक है, अब देखो, अब इसमें आपको मैचिंग करना है। तो भारत, नेपाल, पहले का सोवियत संघ, ईरान। तो सबसे अब देखो तुम्हें करना भारत को सबसे पहले कर लो। भारत तो तुम जानते हो, तो भारत देखो। अच्छा, इसमें आंसर गलत मिलाया नहीं है, सही नहीं है मतलब, तो फिर इस ये क्वेश्चन ही ड्रॉप हो गया होगा, तो इसको हटा दो। फिर अगला देखो। अगला है निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में कौन से एक सत्य नहीं है? निर्णय यह विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने की प्रक्रिया है। इसमें सर्वोत्तम विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह योजनाओं एवं नीतियों का सही चुनाव नहीं करता। यह विवादों के समाधान की एक प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन सी, यह योजना और नीतियों के सही चुनाव नहीं करता। कौन सा नहीं है? देखो ये पूछा कौन सा नहीं है निर्णय में, बाकी सब सही है, कौन सा नहीं है? नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उन्हें उनकी जगह अन्य प्रतिनिधि चुन सकती। इस पद्धति को क्या कहते हैं? इस पद्धति को प्रत्याह्वान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी एवं कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। यह किसने कहा है? ये गार्डनर ने कहा। ये सब लाइन तो आप लिख ही लो और 2-3 बार पढ़ो तभी याद होगा। अगला है कथन और कारण वाला क्वेश्चन। राजनीति में बहुलवादी क्रांति आधुनिक लोकतंत्र राज्य के पुनर्गठन की मूल समस्या को रेखांकित करती है। सत्ता का केंद्रीकरण कर्मठता में वृद्धि करता है। देखो ये क्वेश्चन को मेरे बताने से पहले आप ना इस क्वेश्चन को पढ़ो और आपको क्या लगता है, क्योंकि लगा के अगर दोनों में मेज दोनों, पहला तो देखो कि दोनों सही है, ठीक है, या तो दोनों में मेल खा रहा है कि नहीं। जो ये बोल रहा है, जो कथन बोल रहा है, वही उसका कारण दे रहा है। तो कथन क्या बोल रहा है? कथन बोल रहा है राजनीति में बहुलवादी क्रांति आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के पुनर्गठन की मूल समस्या को रेखांकित करता है। ठीक है, क्योंकि सत्ता का केंद्रीकरण कर्मठता, देखो दोनों बात सही है बट दोनों सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी। अगला, हाँ बेटा, ये बस ये हमारा डेमोक्रेसी का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो अगली वीडियो में मैं कुछ और अलग टॉपिक लेके आऊंगी। टिल देन बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।